गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 9 अविकारी शब्द उसका भाग नंबर 2 सीखेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने भाग नंबर 1 जिसके अंदर क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके 2 भेद हमने सीखे थे। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह उसकी परिभाषा हमने सीखी थी और उसमें क्रिया विशेषण के 2 भेद हमने देखे थे, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्यारे बच्चों, आज हम उसका भेद नंबर 3 जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बारे में सीखेंगे। आइए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, आइए उसके बारे में देखते हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पैराग्राफ जो रीड किया है, उपरयुक्त रंगीन शब्दों से देखने पर ज्ञात होगा कि ये सभी शब्द क्रिया के लिए बने रीति या ढंग बताते हैं। ठीक है, क्रिया जो होती है उसका रीति या ढंग बताते हैं। ऐसे शब्द रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस आधार पर हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया के होने की रीति यानी उसका ढंग, उसका बोध हो, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। धीरे धीरे, तेजी से, अचानक, झटपट, नियम पूर्वक, शांति पूर्वक, ध्यान से, एकाएक, सावधानी से आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो हमें क्रिया की रीति यानी उसका ढंग जो है उसका बोध कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में भी देखिए, डांट डपट कर, तेज, यकायक। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द है वो रीतिवाचक यानी क्रिया के होने का ढंग उसका बोध कराते हैं। और ऐसे शब्द हम अक्सर उपयोग में यानी कि प्रयोग में लाते हैं। देखिए, धीरे धीरे, तेजी से, अचानक, झटपट। ठीक है, धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़की तेजी से दौड़ रही है। ठीक है, अचानक बारिश हुई। तो इस तरह से हम इन शब्दों को यूज करके वाक्य भी बना सकते हैं। तो इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाण यानी नापतोल। आइए उसे हम समझते एक पैराग्राफ से। आजकल प्रतियोगिता का युग है।
प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। परीक्षाओं में ढेर से अंक आने चाहिए। उपासना इस तथ्य को खूब समझती है। उपासना नाम की लड़की है, वो इस बात को जानती है। 10वीं कक्षा में आते ही उसने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह कम बोलेगी और अपनी शक्ति पढ़ने में खर्च करेगी। परीक्षा के दिनों में वह कम खाती और बहुत पढ़ती। उस परिश्रम किया उतना फल भी पाया। विद्यालय में उसके सबसे अधिक अंक आए। इस प्रकार उसका परिश्रम सफल हुआ। तो प्यारे बच्चों, उपर्युक्त अंश में रंगीन शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध होता है, यानी उसके प्रमाण का कितनी हुई वो। इस प्रकार के शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखेंगे उसकी परिभाषा। वे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो या बोध होता है, उन्हें वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके उदाहरण देखिए। बहुत, खूब, जरा, थोड़ा, बहुत कम, अधिक, जितना, उतना के उदाहरण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपने देखा कि उपासना के बारे में दिया गया है और उसमें रंगीन शब्द देखिए, खूब, जितना, अधिक, कम। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। तो इन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे संबंध बोधक की, जिसे प्रीपोजिशन इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बारे में देखते हैं। एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे हम पहले समझते हैं। शिवम का घर शहर के बाहर छोटी सी बस्ती में है। उसके घर के पास बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम करते हैं। यात्री यानी मुसाफिर। सामने जलपान गृह है। ठीक है, जलपान यानी पानी और खाने का। विश्राम करके लोग जलपान गृह के अंदर जाकर जलपान करते हैं। जो लोग जलपान गृह नहीं, वे शिवम के घर के बाहर लगे नल से अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, जलपान गृह यानी पानी पीने की जगह। बच्चों, आप ऊपर लिखे गद्यांश के रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़ें। ये सभी शब्द वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, इस आधार पर हम उसकी डेफिनेशन देते हैं कि संबंध बोधक किसे कहा जाता है। वे अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर, देखिए संज्ञा और सर्वनाम दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके। संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध कराते
हैं। ठीक है, तो इसे हम संबंध बोधक कहेंगे। प्यारे बच्चों, तो इस आधार पर यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के अंदर ऐसे शब्द हमें मिलते हैं, के पास, के सामने, के बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा और सर्वनाम का दूसरी संज्ञा और सर्वनाम से संबंध कराते हैं, उसका बोध कराते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, संबंध बोधक को हम यहाँ पे दी गई एक तालिका यानी टेबल को देखकर उसे ठीक से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं उसे। तो देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर 3 कॉलम है, संबंध कॉलम है, संबंध बोधक शब्द है पहला, दूसरा है किसका संबंध बता रहे हैं, और तीसरा है किसके साथ संबंध बता रहे हैं। तो ऊपर हमने जो पैराग्राफ देखा शिवम के घर के पास वाला, उसके बारे में यहाँ पे उसे अलग करके रखा है और हमें यहाँ पे संबंध बोधक किस तरह से संबंध बता रहे हैं वो बताया गया है। आइए देखते हैं। संबंध बोधक के बाहर किसका संबंध बता रहे हैं, तो शिवम के घर और शहर। ठीक है, शिवम का घर है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। शहर के बाहर छोटी सी जो बस्ती है वहां पे शिवम का घर है। किसके साथ संबंध, तो छोटी सी बस्ती। देखिए नंबर 2, के पास संबंध बता रहे, तो घर के पास, घर के पास क्या है, किसका साथ संबंध बता रहे, तो देखिए नीम का पेड़। ठीक है, घर के पास नीम का पेड़ है। के नीचे, ठीक है, किसका संबंध बता रहे हैं, तो पेड़, तो पेड़ के नीचे क्या है, तो किसका संबंध बता रहे हैं, यात्री, वहां पे मुसाफिर है। ठीक है, के सामने, शिवम के जो घर है उसके सामने। ठीक है, के सामने पेड़ है और पेड़ के सामने जो है बता रहे हैं, तो जलपान गृह है, पानी पीने के लिए वहां पे जो मकान बनाया गया है, गृह घर बनाया गया है वो है, उसका संबंध बता रहे हैं। के अंदर, तो के अंदर किसके साथ संबंध बता रहे हैं, तो जलपान गृह के अंदर। ठीक है, किसके साथ संबंध बता रहे हैं, तो जलपान गृह, जो घर है पानी पीने की जगह है उसके साथ, और उसके अंदर क्या है, जलपान है, वहां पे पानी पीने के लिए रखा गया है, जल यानी पानी। ठीक है, के बाहर, तो घर के बाहर, शिवम के घर के बाहर क्या है, तो नल है। तो इस तरह से यहाँ पे के बाहर, के पास, के नीचे, के सामने, के अंदर, के बाहर, इस तरह के जो शब्द आते हैं उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए। अब प्यारे बच्चों, हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों को देखे। दोनों जो है एक जैसे लगते हैं, लेकिन उन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आइए, यदि किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद हो, याद रखिए प्यारे बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद हो तथा वह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ स्थापित करे तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयोग होते हैं और उसका अन्य दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं तो उसे संबंध बोधक कहते हैं।
परंतु बट यदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हो या वह क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है बताते हो तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। मतलब एक बात आप याद रखें कि जो संबंध बोधक होता है वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आता है और दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, जबकि क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है और कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई इसका बोध कराता है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं हम। देखिए, संबंध बोधक क्रिया विशेषण, घर के पास दर्जी की दुकान है, संबंध बोधक है। यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण में पास ही दर्जी की दुकान है, पास ही, और संबंध बोधक में है के पास। तो हमने देखा के पास, के बाहर, के अंदर, के भीतर, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक होते हैं और के प्रयोग में नहीं आता है। पास ही दर्जी की दुकान है तो ये क्रिया विशेषण है। आंखों के सामने एक बच्चा खड़ा है, संबंध बोधक। देखिए, आंखों के सामने, अब क्रिया विशेषण देखते हैं, सामने एक बच्चा खड़ा है, तो यहाँ पे ये दोनों में अंतर बता रहे हैं दोनों वाक्य। तो इस तरह से संबंध बोधक जो होता है सर्वनाम का और संज्ञा का दूसरे सर्वनाम और संज्ञा के साथ संबंध बताता है, जबकि क्रिया विशेषण जो होता है वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम यहाँ तक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।